गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फंक्शन में पार्ट 4 में फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का है, लेकिन ये फंक्शन में यूज़ हो रहा है तो हमें सीखना है। देखो, फॉर एनी एन बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स, मतलब उसमें क्या आता है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो आएगा। एन फैक्टोरियल, अब इसको बोलते हैं फैक्टोरियल एन, भी कई लोग बोलते हैं और कई लोग एन फैक्टोरियल भी बोलते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल एन और एन फैक्टोरियल इज डिफाइंड बाय एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू 1 तक आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, देखो 5 फैक्टोरियल मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आएगा, पहला आएगा 5, फिर आएगा 5 माइनस 1, फिर आएगा 5 माइनस 2, और ऐसे करते करते मुझे 1 तक मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वो मेरा बनेगा 5, ये 5 माइनस 1 मतलब 4, 5 माइनस 2 मतलब 3, 2 1 तक मुझे जाना है। तो 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, 1 जा 120, सो माई आंसर इज 120। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2, फाइंड 4 फैक्टोरियल। इसका आंसर आप निकाल सकते हो। 20, 24 इज द राइट आंसर। देखो 5 फैक्टोरियल मतलब आपको 5 इंटू 4 इंटू मतलब एक एक डिक्रीज करते करते 1 तक जाना है। तो 4 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक एक डिक्रीज करते करते आपको 1 तक जाना है। सो योर आंसर इज 24, राइट आंसर योर। ओके, चलिए अब देखते हैं। 0 फैक्टोरियल ऑलवेज 1 आता है। एक्चुअली इसका मतलब जो भी प्रूफ होगा वो जब ये अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलेगा तब हम डीप में देखेंगे, लेकिन अभी इसको पोस्टुलेट के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, पोस्टुलेट मतलब द सेंटेंस आपको एक्सेप्ट करना है विदाउट प्रूफ। 1 फैक्टोरियल तो 1 आता है क्योंकि 1 तक ही जाना है तो 1 ही हो गया। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 तो वो 2 हुआ। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 वो 6 हुआ। 4 फैक्टोरियल अभी निकाला आपने, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। 5 फैक्टोरियल मतलब 120। ऐसे करते करते यहाँ तक की वैल्यूज आपको बाय हार्ट रखनी है। अच्छा, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फैक्टोरियल फंक्शन है इज नॉट 1 1, ये याद रखिए, वो 1 1 नहीं है। 1 1 मतलब क्या है कि आपके पास डिफरेंट नंबर्स है तो उनकी इमेज डिफरेंट आनी चाहिए। अब देखिए 0 फैक्टोरियल आंसर 1 है, 1 फैक्टोरियल का आंसर भी 1 ही है। 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 है, 1 फैक्टोरियल मतलब दो डिफरेंट नंबर एक ही इमेज पे कॉरस्पॉन्ड हो रहे हैं, मतलब ये हो गया कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ये आपको याद रखना है। मेन कॉन्सेप्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक्चुअली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, लेकिन अभी फंक्शन में जिसका मतलब जितना भी उसका यूज आएगा उतना हम देखेंगे। देखो पहले तो मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को मतलब डिफ्रेंशिएट करता हूँ। एक बाजू है परम्यूटेशन और एक बाजू है कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन मतलब क्या है, फर्स्ट सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, पहले सिलेक्शन करना है फिर अरेंजमेंट करनी है। और कॉम्बिनेशन मतलब ओनली सिलेक्शन। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। समझो क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, उनमें से मैं कहूंगा कि भाई इनमें से 4 बच्चे मुझे बाहर निकालने हैं और उनको मुझे एक लाइन में खड़े रखने हैं। अब लाइन में पहला कौन सा खड़ा रहेगा, दूसरा कौन सा खड़ा रहेगा, तीसरा और चौथा, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहला आएगा उसको मैं समझो फर्स्ट प्राइज दूंगा, सेकंड आएगा उसको सेकंड प्राइज दूंगा, थर्ड को थर्ड प्राइज दूंगा, फोर्थ को फोर्थ प्राइज दूंगा। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा का इंपॉर्टेंट है। 10 में से मैंने 4 बच्चों को पहले सिलेक्ट किया, ठीक है, वो 4 बच्चे सपोज ABCD है, ठीक है, नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, ABCD है सपोज। अब ये 4 बच्चों को मैं कहता हूं कि भाई चलो आप दूर जाओ और वहां से भागते हुए यहाँ पे आओ। जो पहला आएगा वो फर्स्ट, दूसरा आएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, या फिर किसी और बच्चे को कहूंगा कि इसको इन लोगों को अरेंज करो, तो वो हुआ अरेंजमेंट। मतलब पहले 10 में से मैंने 4 को सिलेक्ट किया और फिर वो 4 को अरेंज किया, तो मतलब सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट का कॉम्बिनेशन है परम्यूटेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, तो कॉम्बिनेशन मतलब ओनली सिलेक्शन। मतलब क्या हो गया कि देखो मेरे पास क्लास में 10 बच्चे हैं, उनमें से मैं कहता हूं कि कोई भी 4 बच्चे यहाँ आओ, मुझे आपका काम है, मुझे आपसे कुछ काम करवाना है, ठीक है, तो उसमें पहला कौन सा आएगा दूसरा कौन सा आएगा उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है।
मुझे तो उनके पास कुछ काम करवाना है, ठीक है। तो वो हो गया, वहां पे हुआ सिलेक्शन। तो ओनली सिलेक्शन वर्ड आता है तो आपको समझना है कॉम्बिनेशन, और सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट भी आता है तो आपको समझना है परम्यूटेशन। ये उसका बेसिक डिफरेंस है। सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स, जो अभी हमने कहा कि पहले आप सिलेक्ट कीजिए, देन अरेंज कीजिए आर थिंग्स को। एन में से आर मतलब 10 में से 4, एन इक्वल टू 10, आर इक्वल टू 4। और कॉम्बिनेशन में क्या है आपका, तो सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स, सिर्फ एन डिफरेंट थिंग में से आर को सिर्फ सिलेक्ट ही करना है। परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन को पी से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल पी, तो उसकी फॉर्मूला है एनपीआर, मतलब एन में से आर का सिलेक्शन, या एन ऊपर लिखो फिर पी नीचे आर, या पी के ब्रैकेट में एन कॉमा आर, और उसकी फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये सब का प्रूफ हम, ये जब चैप्टर चलेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तब ये सब देखेंगे। अभी इनका जो यूज है उतना ही हम देख रहे हैं। और कॉम्बिनेशन के लिए वर्ड है सी, मतलब सी लेटर का यूज करेंगे, तो वो है एनसीआर। जैसे यहाँ एनपीआर है वहाँ एनसीआर है, यहाँ एनपीआर ऐसे है तो यहाँ भी एनसीआर ऐसे है, मतलब एन ऊपर फिर सी नीचे आर, ठीक है। यहाँ पे पी ऑफ एन कॉमा आर है तो यहाँ पे सी ऑफ एन कॉमा आर है, ठीक है। एक नया सिंबल है एनसीआर का। यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी है वरना वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। एनसीआर ऐसे लिखते हैं, और उसके फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अपन को ये अपने को ये एनपीआर की फॉर्मूला मतलब काम लगेगी। देखिए, टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शंस फ्रॉम ए टू बी, इंजेक्शन मतलब 1 फंक्शन, ठीक है। तो देखिए, अगर मेरे पास कैपिटल ए में 3 मेंबर्स है और कैपिटल बी में 5 मेंबर्स है, ठीक है, तो मतलब ए में ए बी सी है और बी में पी क्यू आर एस टी है, और वहां पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ। अब मुझे 1 फंक्शन बनाना है, इंजेक्शंस मतलब 1 फंक्शन। तो अगर मुझे ए को एसोसिएट करना है तो ए जो है वो पी के साथ भी एसोसिएट हो सकता है, क्यू के साथ, आर के साथ, एस के साथ, या फिर टी के साथ। 5 में से किसी भी एक के साथ एसोसिएट हो सकता है। अगर वो 5 के साथ एसोसिएट हुआ तो वो फंक्शन ही नहीं बनेगा, क्योंकि कभी भी एक का इमेज एक ही आएगा फंक्शन बनाना है तो, ठीक है, एक से ज्यादा इमेज नहीं आएगा। मतलब ये 5 में से हियर स्मॉल ए इन कैपिटल ए एसोसिएट एनी वन, यहाँ पे लिखा है क्या है, एनी वन ऑफ द 5 मेंबर्स ऑफ बी, ठीक है। तो समझो मैंने ए को आर के साथ एसोसिएट किया। अब बी की बारी, मुझे बनाना है इंजेक्शंस। इंजेक्शंस मतलब 1 फंक्शन, मतलब ए का इमेज आर बन गया तो बी का इमेज आर नहीं बनेगा, वरना वो मैनी वन बन जाएगा। इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए, 1 फंक्शन का मतलब वही है। तो मतलब नाउ बी कैन एसोसिएट आइदर विथ पी और विथ क्यू और एस और टी, ठीक है। मतलब ये हो गया कि स्मॉल बी इन कैपिटल ए कैन एसोसिएट एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 4 मेंबर्स ऑफ बी। ये जो 4 रिमेनिंग मेंबर्स है उनमें से किसी भी एक के साथ एसोसिएट होगा। समझो मैंने बी को एसोसिएट किया टी के साथ। अब सी की बारी, तो सी जो है वो पी क्यू एस में से किसी भी एक के साथ एसोसिएट हो सकता है, ठीक है। तो सी इन ए कैन एसोसिएट एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 3 मेंबर्स ऑफ बी। समझो मैंने सी को क्यू के साथ एसोसिएट किया, तो लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या था अपना, तो हियर इन एफ ए टू बी अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 5 है। Obviously, an injection can be made in 3 parts such that in first part small a can associate any one of the 5 members of B, ठीक है। मतलब A के लिए क्या था, अपने पास 5 पॉसिबिलिटीज थी, वो 5 में से किसी के भी साथ भी ज्वाइन हो सकता था। स्मॉल b के लिए अपने पास कितनी पॉसिबिलिटी थी, तो रिमेनिंग 4 ही थी, क्योंकि A जहां पे ज्वाइंट हो गया है वहां B ज्वाइन नहीं हो सकता था। मतलब B के पास 4 पॉसिबिलिटी थी, 4 में से किसी भी एक के साथ ज्वाइन हो सकता था। और सिमिलरली सी के पास ओनली रिमेनिंग 3 पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है। तो मतलब अपना टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शंस कितने बनेंगे, तो वो बनेंगे ए के पास 5 पॉसिबिलिटीज, बी के पास 4 एंड सी के पास 3, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। मतलब पूरा वर्क कंप्लीट करने में मुझे स्मॉल ए का भी यूज करना पड़ता था, स्मॉल बी का और स्मॉल सी का। मतलब पूरा वर्क मेरा 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, और 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, मतलब वहां पे लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन होगा, सबका मल्टीप्लाई करना है। चलो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए ये 5 और 3 तो था ही, ऊपर 2 इंटू 1 किया और नीचे 2 इंटू 1 किया, मतलब ऊपर नीचे 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब वो 5 फैक्टोरियल बन गया, और ये 2 इंटू 1 मतलब 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 को मुझे लिखना है 5 के रिस्पेक्ट में, तो मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 3 फैक्टोरियल।
और मुझे ये फॉर्मूला मालूम है। ये कौन सी फॉर्मूला है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, NPR की फॉर्मूला है। n फैक्टोरियल की जगह पे 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर मतलब 5 माइनस 3, मतलब ये हो गया कि n इक्वल टू 5 है और r इक्वल टू 3 है, तो मेरी फॉर्मूला बन जाएगी 5p3। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। नंबर ऑफ इंजेक्शंस, नंबर ऑफ वन फंक्शन की फॉर्मूला है ये 5p3। मतलब अगर यहाँ पे अगर इन जनरल अगर मैं सोचूं तो अगर Na में मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू n, तो टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शंस फ्रॉम A टू B इज फॉर्मूला कौन सी है? तो ये 5 पहले लेना है और 3 बाद में लेना है, 5p3। सिमिलरली यहाँ पे n पहले m बाद में npm। ये npm के लिए मेरे पास ये सब है। npm भी कह सकता हूँ, npm में ऐसे भी लिख सकता हूँ, p ऑफ n, m भी लिख सकता हूँ, और फॉर्मूला तो हमने अभी देखा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। ये आपको याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शंस फ्रॉम A टू B। अब और एक देखते हैं। देखो हमारे पास, यस प्लीज, कौन सा? ये वाला। हाँ देखो यहाँ पे क्या था अपना 5 था, यहाँ पे 3 था, B के एलिमेंट्स 5 थे, A के एलिमेंट्स 3 थे, तो हमारा फॉर्मूला, ये सिर्फ हमारा मतलब ऑब्जर्वेशन है कि फॉर्मूला क्या बना 5p3। 5p3 मतलब 5p के पहले है, ये 5 जो है वो p के पहले और 3p के बाद। तो यहाँ पे 3 की जगह पे m है और 5 की जगह पे n है, तो अपना फॉर्मूला जो यहाँ पे 5p3 बन रहा था वो बनेगा npm। ठीक है, इसके ऊपर से हमने ये सिर्फ ऑब्जर्व किया है। ओके, तो ये ऐसे अपना फॉर्मूला बनेगा। और ये तो सिंबल सी है, ये सब तो, ये तीनों तो सिंबल है। मतलब आपको एमसीक्यू में जो 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन देंगे, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे सकते हैं, इसलिए ये वी नो दैट करके लिखा हुआ है। चलिए अभी हमने जो देखा, यहाँ पे देखा, तो उसमें क्या था, ये नंबर्स कम थे, ए के एलिमेंट कम थे और बी के ज्यादा थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो ए के एलिमेंट ज्यादा ले रहा हूँ, बी के कम ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब ए में 5 एलिमेंट्स, बी में 3 एलिमेंट्स, और उनमें एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए ए कैन एसोसिएट, ये 3 में से किसी भी एक के साथ ए एसोसिएट हो सकता है। मतलब ए को एसोसिएशन करने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज है। हियर स्मॉल ए इन कैपिटल ए कैन एसोसिएट एनी वन ऑफ द 3 मेंबर्स ऑफ बी। ठीक है, मतलब ए 3 तरह से एसोसिएट हो सकता है, आइदर पी और क्यू और आर, और है बीच में एन नहीं है। मतलब वो किसी एक के साथ एसोसिएट हो सकता है। अगर वो स्मॉल ए 2 के साथ एसोसिएट हुआ ना तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। ओके, अब समझो मैंने ए को आर के साथ एसोसिएट किया, अब बी की बारी। तो बी जो है उसको एसोसिएशन करना है, तो 1-1 फंक्शन बनाना है। इंजेक्शंस, इंजेक्शन मतलब एक ही इमेज दूसरी बार नहीं आनी चाहिए। मतलब बी आर के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता, मतलब बी आइदर पी और क्यू के साथ एसोसिएट होगा, बराबर। तो बी किसके साथ एसोसिएट होगा? रिमेनिंग 2 मेंबर्स ऑफ पी। समझो मैंने बी को क्यू के साथ एसोसिएट किया। अब सी की बारी, तो सी जो है वो ओनली पी के साथ ही एसोसिएट हो सकता है, क्योंकि सी अगर क्यू के साथ हुआ तो वो 1-1 फंक्शन नहीं बनेगा। 1-1 फंक्शन मतलब इंजेक्शंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि समझो मैंने सी इज रिमेनिंग 1 एलिमेंट, सी हैज ओनली 1 चॉइस। ओके, समझो मैंने सी को पी के साथ एसोसिएट कर दिया। अब समझो मुझे तो 1-1 फंक्शन बनाना है, तो अगर मैं डी को पी के साथ एसोसिएट करूंगा तो वो मैनी वन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही में दूसरी बार नहीं आनी चाहिए। ई को सपोज किसी के साथ, मतलब इसलिए मैं सपोज डी एंड ई को एसोसिएट ही नहीं कर रहा हूं, तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। क्योंकि फंक्शन बनाने के लिए ये 2 मेंबर भी डोमेन के हर एक मेंबर एसोसिएट होने चाहिए, यहां नहीं हो रहे, बराबर। समझो डी को मैंने क्यू के साथ और ई को मैंने पी के साथ एसोसिएट किया, तो ये फंक्शन तो बन गया, लेकिन इंजेक्शंस नहीं बना। इंजेक्शन मतलब 1-1 नहीं बना, वो क्या बन गया? मैनी वन फंक्शन। इट इज नॉट एन इंजेक्शन। ठीक है, मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास ए में ज्यादा एलिमेंट है और बी में कम एलिमेंट है, तो मेरे इंजेक्शंस बनेंगे ही नहीं, 1-1 फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, तो स्पेशल केस अपना हो गया कि अगर मेरे पास ए में ज़्यादा एलिमेंट थे, यहाँ पे 5 एलिमेंट थे, बी में 3 एलिमेंट थे, सो टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 0। 1-1 फंक्शन बने ही नहीं मेरा ये नंबर इससे बड़ा था। इन जनरल Na इक्वल टू m है और Nb इक्वल टू n है, और ये नंबर मेरा, ये जो मतलब पहला वाला नंबर m, वो मेरा n से बड़ा है, m ग्रेटर देन n, देन टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शंस इज इक्वल टू 0।
ठीक है, चलिए ये अपना फॉर्मूला था, तो मतलब वो फॉर्मूला को हम यहाँ पे देखते हैं। नंबर ऑफ इंजेक्शंस फ्रॉम सेट ए ऑफ एम एलिमेंट्स, मतलब एफ में यहाँ पे जो सेट होगा मेरा ए टू बी है सपोज, तो इसमें मेरे पास एम एलिमेंट्स है और इसमें मेरे पास सपोज एन एलिमेंट्स है। तो फॉर्मूला है अपना एनपीएम। एनपीएम फॉर्मूला कब होगा? जब ये नंबर इससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन, इक्वल टू होगा तो भी चलेगा। और जीरो कब होगा अपना? तो जब ये वाला नंबर इससे छोटा होगा। ठीक है, वी हैव एनपीएम इक्वल टू, ये फॉर्मूला ये हमें मालूम है। एग्जाम्पल 1 देखो, 3p2 मतलब क्या होता है? 3p2 मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 अपॉन में 1 फैक्टोरियल मतलब 1, तो मेरा आंसर आएगा 6। देखिए na इक्वल टू 3, nb इक्वल टू 5, मतलब ये हो गया कि मेरा m इक्वल टू 3 है और n इक्वल टू 5 है। ठीक है, और मुझे फंक्शन बनाना है फ्रॉम a टू b। अगर मैं a टू b फंक्शन बना रहा हूँ, मतलब ये हो गया कि मेरा फंक्शन जो है वो a टू b में यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है और यहाँ पे 5 है, और बाद वाला नंबर मतलब ये जो n जो है बाद वाला नंबर वो पहले वाले नंबर से बड़ा है, तो यस ये बड़ा है, तो मेरा फॉर्मूला आएगा npm, मतलब मेरा फॉर्मूला आएगा 5p3, ये रहा। लेकिन अगर मैंने फंक्शन b2a बनाया, मतलब समझो मैंने g बनाया b2a, तो b में एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास? 5 है, a में कितने हैं? 3 है, तो ये वाला नंबर मतलब ये जो n जो है दूसरा वाला नंबर वो पहले वाले नंबर से छोटा है। देखिए 3 इज लेस देन 5, तो मेरे 1 1 फंक्शन बनेंगे 0। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट फंक्शन। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या है? ये जो ग्राफ है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन का है। इंक्रीजिंग मतलब क्या है कि जब भी आप ऐसे कोई लाइन बनाते हो, वो लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक्यूट एंगल बनाती है, तो वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि सर ये तो एरो नीचे की ओर जा रहा है तो वो डिक्रीजिंग हुआ, ऐसा नहीं है। अगर आप एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो आपको जो उसका आंसर मिलेगा, समझो मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, तो उसकी वैल्यू हाइट मुझे कितनी मिलेगी? तो यहाँ पे 1 मिला। अब 2 लेने से यहाँ पे मुझे सपोज 7 हाइट मिली, ये हाइट 7 मिली। 3 लेने से मुझे हाइट 10 मिली। मतलब जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी fx की वैल्यू बढ़ रही है। हाइट मतलब fx, y। तो ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ये जो है ना वो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, कॉम्बिनेशन मिक्सिंग नहीं है, ओनली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ऐसे फंक्शन में ऑलवेज ये जो f1x है उसका डेरिवेशन करोगे तो वो आएगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0। डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट आप फिजिक्स में सीख रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग फंक्शन जो होता है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। ठीक है, और इसमें आप जैसे भी मतलब x की वैल्यू ज़्यादा करोगे, मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो 1 पे हाइट कितनी आती है? देखिए इतनी हाइट है अपनी। 2 पे लूंगा ना तो हाइट कम हो जाएगी। मतलब x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ लेकिन हाइट मेरी डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इसमें सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में उसका डेरिवेशन लेस देन 0 आता है। जब आप डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेशन का आंसर ऑलवेज लेस देन 0 ही आएगा। ये जो है ना वो कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन को कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, और उसमें डेरिवेशन करोगे तो आंसर 0 आएगा। हमें ये सीखना है। ये देखिए ये इंक्रीज भी हो रहा है, कांस्टेंट भी है, वापस इंक्रीज हो रहा है, वापस कांस्टेंट आ सकता है, इंक्रीज कांस्टेंट, इंक्रीज कांस्टेंट, इंक्रीज कांस्टेंट। मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट दोनों को कॉम्बिनेशन है, तो इसको कहते हैं सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, और इंक्रीजिंग है मतलब ये क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब ग्रेटर देन 0, कांस्टेंट भी है मतलब इक्वल टू 0, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब वो बन जाएगा f4-x। ये चौथा फंक्शन है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0। सिमिलरली ये हो गया मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे डिक्रीजिंग करना है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्यों है ये? क्योंकि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन का कॉम्बिनेशन।
ठीक है, तो डिक्रीजिंग मतलब लेस देन 0, कांस्टेंट मतलब इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा मेरा फिफ्थ डेरिवेशन मतलब f5-x लेस और इक्वल टू 0। ये हमें कॉन्सेप्ट समझना है, इसके बेस पे हम एक नोट देखेंगे। नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, अगर मुझे मैनी वन फंक्शन निकालनी है तो क्या करना है, नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। टोटल फंक्शन में से वन वन फंक्शन को माइनस कर दीजिए। टोटल फंक्शन क्या थे अपनी फॉर्मूला n/m, ठीक है। वन वन फंक्शन क्या था, इधर NCM NPM था या फिर 0 था, वो डिपेंड करता है वो क्या है। मतलब n/m में से इसको माइनस करो तो जो मिलेगा वो आपको मिलेगा नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन। अ मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक मतलब आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब आइदर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है या फिर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। ऐसा फंक्शन ऑलवेज इंजेक्शन होता है। क्यों इंजेक्शन होता है, 1 1 क्यों होता है, क्योंकि वो डिफरेंट नंबर पे डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे इतनी वैल्यू देगा, यहाँ पे इतनी वैल्यू देगा, मतलब उसकी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ये जो हाइट है वो उसकी वैल्यू है, ठीक है, वो रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ पे भी वो देखिए, यहाँ पे और नंबर देगा, मतलब डिफरेंट नंबर देगा, हाइट उसकी डिफरेंट आएगी। अ मोनोटोनिक फंक्शन मतलब आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इज ऑलवेज एन इंजेक्शन, ठीक है। डिफरेंट वैल्यू पे वो डिफरेंट नंबर देगा। Thus a function f(x) satisfies f(x) greater or equal to 0, f(x) greater than 0 or f(x) less than 0 on its entire domain, then f is 1 1 और it is injective। इसको समझिए, ये जो यहाँ पे क्या लिखा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो ऑलवेज इंजेक्शन है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, तो f(x) greater than 0, ये हो गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को ये मैथमेटिकली लिखा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, f(x) लेस देन 0, वही है। ये दोनों सेंटेंस सेम है, डिफरेंस इतना है कि ये वर्ड्स है और यहाँ पे सिंबल है। ग्राफिकली, लाइन्स ड्रॉन पैरेलल टू x एक्सिस फ्रॉम ईच कॉरस्पॉन्डिंग इमेज पॉइंट should intersect the graph of y equal to fx at one and only one point if fx is 1 1, and there will be at least one line parallel to x axis that will cut the graph at least at two different points is if fx is many one and vice versa। देखिए इसको समझिए, अगर मेरा ये ग्राफ है, वो ग्राफ को मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो ग्राफ है वो 1 1 फंक्शन का है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखिए, अगर ये यहाँ पे 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती तो क्या होता, ठीक है, देखो तो वो भी हम देख लेते हैं। हियर fx इक्वल टू 3x + 5 इज द 1 1 फंक्शन। देखिए ये ग्राफ है, ये देखिए, समझो यहाँ पे मैंने -2 लिया और यहाँ पे समझो मैंने +2 लिया, तो ये मेरा y इक्वल टू ऑलवेज याद रखिए fx, और fx इक्वल टू अपने पास दे रखा है x² + 1। तो -2 लेने से -2 का स्क्वायर मतलब 4 + 1 मतलब ये हो गया 5, और +2 लूंगा तो भी मेरा 2² 4 + 1 मतलब 5 आएगा। मतलब ये हो गया कि f ऑफ -2 भी 5 आ रहा है और f ऑफ +2 भी 5 आ रहा है। मतलब ये हो गया, ऐसा क्यों आ रहा है, ये हमने मतलब मैथमेटिकली लिख रहा है। ग्राफिकली क्या कह सकते हैं कि भाई मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब यहाँ पे भी हाइट जो आएगी वही हाइट यहाँ पे भी आएगी, हाइट सेम आ रही है। हाइट सेम कब आएगी, अगर मुझे 2 पॉइंट मिले, 3 पॉइंट मिले तो, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन है। मैनी एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विथ वन एलिमेंट, ठीक है, तो इट इज एन मैनी वन फंक्शन। अब याद रखना ये है, इट इज द मैनी वन फंक्शन। नोट दैट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट दैट मैनी वन फंक्शन कैन बी मेड 1 1 बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। इसका जो डोमेन है, अभी इसका डोमेन क्या है, तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, मतलब इसका डोमेन है R। अब उसको मुझे मैनी वन फंक्शन में से 1 1 बनाना है, तो मैं काम करता हूं डोमेन R+ कर देता हूं। मतलब R+ मतलब क्या है, इस ओरिजिन से लेके पॉजिटिव साइड वाला ग्राफ ही लूंगा मैं, मतलब यही ग्राफ, ये साइड का ग्राफ मैं इरेज कर देता हूं, y एक्सिस की लेफ्ट साइड वाला ग्राफ में इरेज कर देता हूं, y एक्सिस की पॉजिटिव साइड वाला ग्राफ ही रखूंगा क्योंकि मुझे R+ की जरूरत है। तो अब ये फंक्शन बन गया, वो क्या बन गया, 1 1, क्योंकि अब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा, ये साइड का पोर्शन तो है ही नहीं।
तो मैनी वन फंक्शन को हम वन वन बना सकते हैं उसके डोमेन में कुछ रिस्ट्रिक्शन लाके। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पे पूरा चैप्टर है। एनी कंटिन्यूअस फंक्शन fx that has at least one local maxima or minima is many one function। ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा क्या है? देखो लोकल मैक्सिमा मतलब क्या है कि अगर मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है तो जो हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला, ये जो टॉप है टॉप, इसको लोकल मैक्सिमा कहते हैं। और अगर मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है तो ये जो लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसको कहते हैं लोकल मिनिमा मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट अगर मेरा ऐसा ग्राफ है और ये ऐसा है, तो ये ऐसा जो ग्राफ, अगर मेरा ग्राफ में ऐसा पोर्शन आया या फिर ऐसा पोर्शन आया तो वो मैनी वन है। क्यों? क्योंकि मैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा ना तो वो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, मतलब 2 डिफरेंट नंबर हैव सेम वैल्यू। ठीक है, ऑल इवन फंक्शंस आर मैनी वन। जितने भी इवन फंक्शन है वो सब मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि इवन फंक्शन का ग्राफ ऐसे या फिर ऐसे ही जाता है। ओके, ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ इवन डिग्री डिफाइंड इन आर हैव at least one local maxima or minima and hence are many one in the domain R। कोई भी इवन डिग्री पोलिनोमियल है, मतलब हमने कहा इवन फंक्शन मैनी वन है, तो ये इवन डिग्री पोलिनोमियल भी उसके पास क्या होता है? मैक्सिमा या फिर मिनिमा होता है। ठीक है, और इसीलिए वो क्या हो जाता है? मैनी वन फंक्शन होता है। द पोलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री कैन बी वन वन और मैनी वन। चलो इसको समझना है। ऑड डिग्री वाला जो होता है वो वन वन या मैनी वन कुछ भी हो सकता है। क्यों वन वन या मैनी वन कुछ भी हो सकता है? सपोज एफ एक्स इक्वल टू, मैं ऐसा फंक्शन लिख रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब क्या है यहाँ पे? x इक्वल टू सपोज 1 लूंगा तो 1 क्यूब करना पड़ेगा, माइनस 7 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 1 जा 5 प्लस 4, तो इसका आंसर आएगा। अब सेम आंसर किसी और नंबर पे आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये सबका कॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ पे 1 लूंगा तो 1 यहाँ पे भी होगा, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 1 आएगा। अब 2 लूंगा तो 2 क्यूब हो जाएगा, 7 इंटू 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 4। मतलब डिफरेंट नंबर पे सेम आंसर आने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है, क्योंकि ये बहुत सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। ऑड डिग्री, इवन डिग्री, ये कहता है इसको, ये पोलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी हाईएस्ट डिग्री क्यूब है, इसलिए उसको ऑड डिग्री कहते हैं। तो ये जो पोलिनोमियल है वो मेरी मैनी वन हो सकती है, डिफरेंट नंबर पे सेम आंसर देगा। अब ऑड डिग्री पोलिनोमियल वन वन कब होगी? तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि एफ एक्स इक्वल टू सिर्फ एक्स क्यूब लूंगा ना, तो ये सिर्फ वन वन ही है। क्यों? क्योंकि ये मुझे डिफरेंट आंसर देगा ही नहीं, मतलब सेम आंसर देगा ही नहीं। समझो 7 लिया तो 7 क्यूब, 5 लिया तो 5 क्यूब 125 आया, तो 125 तो 5 के हिसाब 5 पे ही आएगा। -5 लूंगा तो -5 का क्यूब तो -125 आएगा। मतलब क्या हो गया कि ये मुझे, अगर मेरा फंक्शन सिर्फ ऐसा है, एक्स क्यूब है या फिर x⁵ है या फिर ओनली x⁵7 है या फिर ओनली x⁵9 है या फिर ओनली x है, तो वो फंक्शन मेरा वन वन फंक्शन है। और अगर ऐसी पूरी पोलिनोमियल है और जिसका हाईएस्ट डिग्री ऑड पावर है तो वो मैनी वन भी हो सकता है। ठीक है, चलो एमसीक्यूज देखने हैं। कोई कह पाएगा ये मेरा फंक्शन क्या है? इट इज इंजेक्शन, इट इज मैनी वन, नॉट इंजेक्शन, वन वन। मैनी वन। देखो आप यहाँ पे 2 आंसर सही है, क्योंकि देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ये R2R है, तो मतलब मैं देख सकता हूँ कि एफ ऑफ 5 करूंगा तो भी 25 आएगा और एफ ऑफ -5 करूंगा तो भी 25 आएगा। तो मतलब यस दोनों आंसर सही है। मैनी वन फंक्शन, मैनी वन का मतलब ही हो गया नॉट एन इंजेक्शन, क्योंकि वो वन वन नहीं है तो वो मैनी वन है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बी एंड सी एंड बी बोथ आंसर्स आर राइट। हाँ बोलिए। हाँ, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल, या फिर कोई लोग एवरी भी बोलते हैं। मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ये मेरा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि मेरा डोमेन ही आर है तो ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ही हो गया। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन वन फंक्शन? ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ग्राफ दे रहा हूँ
ग्राफ में 1 1 फंक्शन कब कहलाएगा? अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, तो शायद वो ग्राफ को इंटरसेक्ट न करे तो चलेगा, लेकिन अगर इंटरसेक्ट करे तो वन एंड ओनली वन पॉइंट में ही इंटरसेक्ट करना चाहिए। अगर एक से ज्यादा पॉइंट में इंटरसेक्ट किया तो वो मैनी वन बन जाएगा। बोलिए, इनमें से 1 1 फंक्शन कौन सा है? वेरी गुड, सी आंसर। देखो यहाँ पे मैं ओरिजेंटल लाइन बना रहा हूँ तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन बनाओ तो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये तो 1 1 नहीं है। यहाँ पे ओरिजेंटल बनाओ तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे बनाओ तो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी 1 1 नहीं है। यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर इंटरसेक्ट ओरिजेंटल लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन करेगी तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पे तो 4 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है तो वो भी नहीं चलेगा। यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन बनाऊंगा तो मुझे एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, सो माय आंसर इज सी। Na equal to 3, Nb equal to 4, then number of injections from A to B 3p4, 4p3, 12 और 0। किसी को फॉर्मूला याद हो तो? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये अपना फॉर्मूला था कि अगर पहला मेरा m है, ये मेरा m है, और दूसरा वाला जो है वो n है। पहला जो है सेट ऑफ m एलिमेंट्स, ठीक है, टू सेट ऑफ n एलिमेंट्स। ओके, तो मैं जरा इरेज कर लेता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगी, MPN आ जाएगा, वो तो डिपेंड करता है, वो तो कोई बात नहीं। ये तो क्या होता है, देखो यहाँ पे पहला M है और दूसरा N क्यों है? क्योंकि अल्फ़ाबेट के हिसाब में ABCDEFG आप बोलोगे तो M पहला आएगा और N बाद में आएगा, इसलिए ऐसे लिखा हुआ है। अगर आपने N पहला लिखा और M बाद में लिखा तो आपकी फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगी, है ना। वो ऑलवेज अल्फ़ाबेट के हिसाब से ही लिखते हैं। जैसे कि वेरिएबल को हमें यूज़ करना है तो हम XYZ लेते हैं, मतलब पहला चांस हम X को देते हैं, दूसरा Y को देते हैं, तीसरा Z को देते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना, तो ये M और ये N हुआ। अब मेरा N जो है वो N, ये फॉर्मूला में देखिए N जो है वो ग्रेटर इक्वल टू M है, तो मेरी ये फॉर्मूला होगी, तो यस मेरा N ग्रेटर इक्वल टू M ही है, तो मेरी फॉर्मूला होगी NPM, NPM मतलब 4p3, सो माय आंसर इज B। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने इसको पूरा डिस्कस किया, fx इक्वल टू x रेज टू n वेयर n इज ऑड, ठीक है। तो ये 1 1 है, मैनी 1 है, नॉट 1 1 है, नन ऑफ दिस। बोलिए। वेरी गुड, ये 1 1 है, क्योंकि अगर ये पूरा पॉलिनोमियल होता ना, अगर fx इक्वल टू मेरा x रेज टू 5 माइनस 4x रेज टू 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 11 होता, ऐसा होता ना, तो ये मैनी 1 हो सकता था। ये भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट पावर उसका ऑड है, ठीक है। तो ऐसे में ये 1 1 भी हो सकता था, मैनी 1 भी हो सकता था, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही टर्म दे रखा है x रेज टू n, और ऐसा अगर एक ही टर्म दे रखा है और ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो इट इज प्योरली 1 1 फंक्शन। ओके, तो मैनी टू वन मतलब मैनी 1, ऐसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ये जो 1 1 है ना, इसको भी ऐसे बोल सकते हैं 1 to 1, 1 to 1, ठीक है। वो 2 भी बोल सकते हो या फिर यहाँ पे डैश भी हो सकता है, चलेगा, वो दोनों से। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे देखेंगे। थैंक यू।